यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स जो है। ओके, तो उसके अंदर जो अपना यूनिट नंबर 7 है, दैट इज अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उसके एमसीक्यू सीरीज हमने जो स्टार्ट किया हुआ था, जो कि रेलिवेंट है अपने नेट एग्जाम के लिए भी और अपने जो 22 जून को पेपर होने वाला है एचपीएससी का, उसके लिए भी। ओके, तो उसके अंदर अभी हम 2 लेक्चर लगा चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 40 जो एमसीक्यूज है वो हमने कवर करे थे। सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 43 एमसीक्यूज जो वो कवर किए थे। जो फर्स्ट वीडियो था वो मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाला था। सेकंड वीडियो अपनी ऐप के ऊपर जो मैंने डाल रखा है और विद सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो सोल्ड पीडीएफ फाइल है वो भी मैंने वहां पे डाल दी है। ओके, तो ये एमसीक्यूज जो है वो हमने अभी तक 83 एमसीक्यूज जो है इस यूनिट के कवर किए। अब जो है वो बात आती है थर्ड लेक्चर का, जिसके अंदर हम लोग आज की इस वीडियो में 43 एमसीक्यूज जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसके अंदर काफी सारे नए क्वेश्चन हम लोग जो है वो कवर करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। इसके अंदर जो है वो हम म्यूचुअल फंड का टॉपिक हो गया, एनबीएफसी का टॉपिक हो गया, आरबीआई का टॉपिक हो गया, नॉर्मल बैंकिंग वाला जो टॉपिक है, ठीक है, डीएफआई का टॉपिक हो गया, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक हम लोग जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अब अपना ये थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर 43 क्वेश्चन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेक्चर को शुरू करें उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। अगर आप लोग भी एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, एचपीएससी के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर 10 की एचपीएससी के अंदर अपने 10 सब्जेक्ट आएंगे। ओके, ओनली कॉमर्स आएगा, उसमें हरियाणा जीके या मैथ या रीजनिंग ये सब नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग जो है पूरा का पूरा जो कॉमर्स का अपना सिलेबस आने वाला है उसकी हम तैयारी करवा रहे हैं, मतलब 100 नंबर की हम तैयारी करवाएंगे आपको। ओके, और उसमें 10 यूनिट है, तो आपको जो है हमारी तरफ से 10 यूनिट की बुक्स मिलेंगी, 10 किताबें, प्लस में उनका एक्सप्लेनेशन वीडियो, डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो, प्लस प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज और रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो। और अब की बात स्पेशल चीज हमने जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या कि अब हम पहले तो हम क्या करते हैं यूनिट वाइज रिवीजन वीडियो बनाते हैं, जैसे 10 यूनिट है तो 10 रिवीजन वीडियो। लेकिन अब की बार मैंने क्या डिसाइड किया है कि हम रिवीजन वीडियो जो है वो यूनिट वाइज तो बनाएंगे और साथ में हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो भी बनाएंगे कि अगर किसी बच्चे के पास में टाइम कम है, ओके, तो वो रेगुलर जो वीडियोस अगर वो नहीं देख पा रहा किसी भी कारण से, तो आप चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो हमने डाल दी है, उससे आप जो है वो पढ़ लो, पूरा का पूरा वो चैप्टर लगाओ, ठीक है, वो वीडियो के थ्रू आप करो और उसके बाद आप जो है वो रीड करो अपनी बुक से, आपका काम बन जाएगा, ठीक ना। तो बहुत ही आपके लिए रेलिवेंट चीज है और एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि 10 किताबों को एक साथ में रिवाइज करना तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो इसके लिए रिवीजन वीडियो जब रहेंगी तो आपको लर्न करने में, आपको रिवाइज करने में चीजें जो है बहुत ही इजी हो जाएंगी। ओके जी, बाकी नेट का जो बैच है, अगर आप जून के लिए तैयारी करें तो उसका भी बैच हमने जो शुरू कर रखा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। चलो अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आज का आ रहा है वो है ये, बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। सबसे पहला बोलते डेवलपमेंट बैंक आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो डेवलपमेंट बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट सच एज हैवी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, डेटा स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो भी अपने इंडिया के अंदर डीएफआई है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डेवलपमेंट बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। जो कमर्शियल बैंक है वो इंडस्ट्री को ओनली शॉर्ट टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करता है, लेकिन जो आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। सेकंड में बोलते हैं द कमर्शियल बैंक वर सीन विद शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, दे वर नॉट इन द पोजीशन टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है कि जो कमर्शियल बैंक है वो जनरली शॉर्ट टर्म के लिए और कभी कभार मीडियम टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड नहीं करता। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, सी। क्या आंसर आएगा, मतलब ए और बी दोनों करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया, बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट, इनमें से कौन सा इकोनॉमिस्ट था जिसने सजेस्ट किया द आइडिया कि आप सेटअप करें डेवलपमेंट बैंक एट इंटरनेशनल लेवल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्ल्ड बैंक। इसको शुरुआत में इसका नाम क्या था, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। द सेम आइडिया रिजल्टेड इन सेटअप द डेवलपमेंट बैंक बाय डिफरेंट नेशन इन देयर बाउंड्री। तो वो कौन था जिसने शुरुआत करा था किसके बारे में, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में, तो वो था आपका जेएम केन्स, ठीक है, जेएम केन्स। ए दो बंदे थे, एक था जेएम केन्स यूके का और एक यूएसए का था डेक्स्टर वाइट, दोनों ने मिलकर के जो है डिसाइड किया और फिर आपका 1944 के अंदर जो है मीटिंग हुआ था, ओके, जिसको हम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। और फिर उस मीटिंग के अंदर जो है वो दो जो है वो इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे, एक था आईएमएफ और एक था आईबीआरडी। ओके, तो उस जो वो प्रपोजल था उस प्रपोजल को लाने वाले दो बंदे थे, एक था जेएम केन्स, जो मेनार्ड केन्स, और एक था आपका डेक्स्टर वाइट। याद रख के जाना इसको।
चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया, बोलते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं आर यूजुअली हेल्प बाय द गवर्नमेंट। तो जो डीएफआई होते हैं उनके पास पैसा कहां से आते हैं? इनको जो है वो पैसा प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट प्लस एंड रेगुलेटरी बॉडी। विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड फंडिंग सपोर्ट टू देम? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डीएफआई को जो है वो क्या करता है? फंडिंग सपोर्ट देता है, बोलते हैं उसको पैसा प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड। तो वो कौन कौन सा? सबसे पहला लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द आरबीआई, बिल्कुल सही बात है। आरबीआई जो वो क्या करता है? लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब उनको जो है वो एक लिमिट बना के देता है फंडिंग का कि इतना पैसा आप जो है वो हमसे ले सकते हो। तो जब भी कोई डीएफआई स्टार्ट होता है, बहुत सारे डीएफआई तो जो आरबीआई ने स्टार्ट करवाए हैं, ठीक है, जैसे आईडीबीआई की बात करें, नाबार्ड की बात करें, तो इन सबको सेटअप करवाने वाला कौन था? शुरुआत में आरबीआई था, तो ये बात करेक्ट है। दूसरा एसएलआर बॉन्ड, तो ये भी बात सही है। बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो डीएफआई है वो क्या करते हैं, जो भी कमर्शियल बैंक है, जिन लोगों जो कमर्शियल बैंक को अपना एक पैसा एसएलआर मतलब हर कमर्शियल बैंक को जो है वो सीआरआर और एसएलआर के तौर पे रिजर्व रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। सीआरआर का पैसा तो आरबीआई के पास चला गया, लेकिन जो एसएलआर का पैसा है वो क्या करता है? कमर्शियल बैंक या तो अपने पास रखेगा या उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। और मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर जो है वो क्या होता है? ये डीएफआई जो है ये क्या करते हैं? एसएलआर बॉन्ड इशू करते हैं, ओके। और अगर किसी कमर्शियल बैंक ने इन एसएलआर बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो फिर मान लिया जाएगा कि उसने आरबीआई की गाइडलाइंस को, जो एसएलआर मिनिमम एसएलआर आपको मेंटेन करना है, वो आपने पूरी करी है, ठीक है। तो ऐसे से क्या होगा? कमर्शियल बैंक से पैसा चला जाएगा किसके पास में? डीएफआई के पास में। और डीएफआई की फंडिंग जो है वो क्या हो जाएगी? पूरी, मतलब जो उसकी फंडिंग नीड है वो क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो ये भी एकदम क्या करेक्ट है। तो दोनों की दोनों जो आपके ऑप्शंस हैं वो क्या है आपके? करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा? सी। आगे व्हेन वाज द आईएफसीआई? आईएफसीआई की बात करें तो अपने आजाद भारत में, जब इंडिया 1947 के अंदर आजाद हुआ, तो आजाद भारत में सबसे पहला जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया था ना, वो था आपका आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसको बनाया गया था कब? 1948 को, 1948। आगे विच वन द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज प्रमोटेड बाय द आईएफसीआई? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको प्रमोट किया किसने? आईएफसीआई ने, ठीक है। तो वो है जी आपका आरजीवीएन। आरजीवीएन की बात करें तो वो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि। इसको 1990 के अंदर जो है गुवाहाटी असम के अंदर इसका जो है वो रीजनल इसका हेडक्वार्टर है और इसको जो है वो बनाया गया था, ठीक है। और इसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो किसने दिया? आईएफसीआई ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? बी। और इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, इसको एक बार आप रीड जरूर कर लेना, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है दोबारा। तो इसका एस्टेब्लिश किया है अप्रैल 1990 में, हेडक्वार्टर का है गुवाहाटी के अंदर है, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश किया गया एज ए ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एनजीओ है जो रजिस्टर्ड की गई अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? गुवाहाटी असम। आरजीवीएन का जो फाउंडिंग स्पॉन्सर थे वो कौन था? आईएफसीआई लिमिटेड, ठीक है। इसने इसको इनिशियल सपोर्ट दिया और बाद में इसको पैसा दिया आईडीबीआई ने, नाबार्ड ने, टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट बिकम इट्स स्पॉन्सर। ये थोड़ा सा याद रख जाना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैचिंग करना है आपको यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रखे और उनकी रेगुलेटरी बॉडीज दे रखे, मैचिंग करना है। हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अगर बात करते हैं तो हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो है वो मेन जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। मर्चेंट बैंक हो गया, वेंचर कैपिटल फंड हो गया, ब्रोकिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गया, ठीक है। इन सब के लिए इन सब का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन है जी? आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, कंपनीज के ऊपर जो आपके रेगुलेटरी बॉडी है वो है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। और चिट फंड कंपनी जो है इनको जो है वो गवर्न करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो छठे का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी? आपका सी। चलो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द ब्रिज लोन? ब्रिज लोन की अगर हम बात करते हैं तो देखो आपने जो है वो बड़े लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आपको अभी वो उसको सैंक्शन करवाने में थोड़ा वक्त लगेगा। मीनवाइल आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप जो है वो क्या करते हो? ब्रिज लोन के लिए अप्लाई करते हो। आप उसको ब्रिज लोन बोलते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको कुछ पैसा चाहिए, ठीक है। अब ब्रिज लोन के बारे में कुछ बात जो है वो की गई है, ओके। और आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रिज लोन आपकी करेक्ट है। पहला, ब्रिज लोन जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है यूज्ड अंटिल ए पर्सन ए कंपनी सिक्योर परमानेंट फाइनेंसिंग और रिमूव एन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। ये बात एकदम क्या सही है, क्योंकि ब्रिज लोन जो होता है ना वो तो आपके शॉर्ट टर्म के लिए है। जब तक एक पर्सन को जो है परमानेंट फाइनेंसिंग नहीं मिलता तो वो क्या करेगा? ब्रिज लोन जो है उससे काम चलाएगा। दूसरा, ब्रिज लोन शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं टिपिकली अप टू 1 ईयर के लिए, ये बात भी सही है। फिर होम ओनर जो होते हैं वो यूज करते हैं ब्रिज लोन को टुवर्ड्स द परचेज ऑफ द न्यू होम व्हाइल दे वेट फॉर द करंट होम टू सेल। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। जो होम ओनर है वो ब्रिज लोन को जब तक उनका घर नहीं बिकता तब तक वो ब्रिज लोन का सहारा ले सकते हैं अपनी फंडिंग को पूरा करने के लिए। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो रिगार्डिंग द ब्रिज लोन वो क्या है? करेक्ट है। आंसर आएगा डी।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर फैसिलिटीज ऑफ द इंडस्ट्री इज गिवन बाय डीएफआई। जो डीएफआई है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वो बेसिकली क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं? क्या वो ब्रिज लोन देते हैं? यस। इक्विटी असिस्टेंस भी देते हैं? यस। एक्सपोजर नॉर्म्स भी प्रोवाइड करते हैं? यस। आंसर क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द फ्लोटिंग रेट नोट। फ्लोटिंग रेट नोट्स के बारे में जो है, पहली बात तो क्या वर्ड है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग इसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट रहेगा यहां पे, वो आपका मतलब जो कूपन रेट रहेगा वो आपका फिक्स नहीं होगा, वो कैसा होगा? फ्लेक्सिबल होगा। उसके बारे में कुछ बात बोली गई, आपको बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, दीज आर द डेट इंस्ट्रूमेंट ऑन विच वेरिएबल इंटरेस्ट रेट इज पेबल। ये बेसिकली जो है वो क्या होते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके ऊपर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होता है? पेबल होता है। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो आपका फिक्स्ड नहीं होता। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिंक किया जाता है बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और ये चेंज होगा विद द चेंज इन सच बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। जैसे जैसे बेंचमार्क रेट के अंदर चेंज होगा तो जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, मतलब जो फ्लोटिंग रेट नोट का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो भी आपका क्या होगा? चेंज होगा। दोनों की दोनों स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लोटिंग रेट नोट जो है वो क्या करेक्ट है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ आईएफसीआई। आईएफसीआई के बारे में कुछ बातें बोली गई है, आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या करेक्ट है। पहला, आईडीबीआई, शेड्यूल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव बैंक आर द शेयर होल्डर आईएफसीआई के। ये बात एकदम क्या है? करेक्ट है। आईएफसीआई जो है उसके पास में पावर है कि वो इशू कर सकता है बॉन्ड को, डिबेंचर को इन द ओपन मार्केट, वो बोरो करेगा फॉरेन करेंसी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड आल्सो बोरो फ्रॉम द आरबीआई। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। आईएफसीआई प्रोवाइड करता है सॉफ्ट लोन असिस्टेंस भी देता है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसमें भी पैसा इन्वेस्ट करता है, इसके लिए भी पैसा देगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करता है इन बैकवर्ड एरिया, टाइप ऑफ एड्स टू इंडस्ट्री। यस, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईएफसीआई क्या करेक्ट है। ये उसके फंक्शन दे रखे हैं बेसिकली। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डीएफआई। यहां पे बात किया गया किसके बारे में? डीएफआई के बारे में, और बताना है कि जो डीएफआई मतलब जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो डेवलपमेंट बैंक है, उनके बारे में 5 बातें बोली गई है, बताने इनमें से कौन कौन सी सही है। ठीक है, आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। ठीक है, सबसे पहला, डीएफआई लाइक आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई हैड ए ह्यूज पाइल ऑफ बैड लोन। ये बात भी एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। जो मतलब जो डीएफआई है, आईसीआई, इनका बहुत सारा पैसा जो है बैड लोन मतलब एनपीए भी हुआ है। यस, डीएफआई नो लॉन्गर हैड एक्सेस टू लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक टू फाइनेंस द लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दे वर फोर्स्ड टू बोरो एट द हायर रेट फ्रॉम द मार्केट। पहले डीएफआई को जो है वो सरकार से पैसा मिल जाता था, लेकिन डीएफआई का बहुत सारे लोन जो है वो क्या हो गए? बैड हो गए, एनपी हो गए, तो गवर्नमेंट ने उनको पैसा देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको जो है वो मतलब लो इंटरेस्ट पे पैसे प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको अगर पैसा चाहिए तो आप मार्केट से ही उठाएं। तो ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। बैंक बिगेन फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट वाज एक्चुअली आउट ऑफ देयर मैंडेट। बैंकों ने जो है मतलब जो ये डीएफआई थे, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को भी जो है वो क्या किया? फाइनेंस करना स्टार्ट किया जो उनके मैंडेट के अंदर भी नहीं आते थे, इसी वजह से उनकी हालत खराब हुई। यस, आरबीआई ने एस्टेब्लिश किया कमेटी अंडर द एसएच खान फॉर ट्रांजिशन ऑफ द डीएफआई इनटू द यूनिवर्सल बैंक। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। इसीलिए जो आईसीआईसीआई है या अगर बात करें आईडीबीआई, तो ये पहले डीएफआई थे, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, और अब ये रेगुलर बैंकिंग के अंदर आ गए हैं। आगे, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई वेंट फ्रॉम रिवर्स मर्जर इन ए क्वेस्ट टू क्रिएट द यूनिवर्सल बैंक। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। अब ये यूनिवर्सल बैंक की भूमिका के अंदर आ गए हैं। तो पांचों की पांचों बातें रिगार्डिंग द डीएफआई आपकी क्या है? करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा जी? आपका डी। आगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एन इंपोर्टेंट सेगमेंट है ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री एज दे प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज द स्पेशलाइज्ड बैंक इन इंडिया। इनमें से कौन से स्पेशलाइज्ड बैंक है? बोले तो कौन से इसमें से डीएफआई है, उसके बारे में जो है वो बात किया गया। सबसे पहला, एक्सिम बैंक क्या स्पेशलाइज्ड बैंक है? हाँ जी बिल्कुल है। नाबार्ड स्पेशलाइज्ड बैंक है? यस। आरबीआई नहीं सर, ये इसके अंदर नहीं आएगा। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक स्पेशलाइज्ड बैंक है? यस। सिडबी यस। आईसीआईसीआई ये यूनिवर्सल बैंक की भूमिका में आ गया। तो आंसर क्या आएगा? 1, 2, 4 एंड 5। 1, 2, 4, 5 का मतलब सी। आगे, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं सेटअप करने में आईसीआईसीआई को? 1955 के अंदर आईसीआईसीआई को जब इंडिया के अंदर सेटअप किया गया तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की थी जिसके कहने पर यह सब किया गया? वो था आपका वर्ल्ड बैंक। ए। आगे, इन विच ईयर आईसीआईसीआई लिमिटेड जो है वो मर्ज हुई विद सब्सिडियरी आईसीआईसीआई बैंक के साथ में एज ए पार्ट ऑफ रिवर्स मर्जर एक्सरसाइज टू मेक फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया इन 2003। वो था वो किस साल में हुआ? ये जो मर्जर हुआ इनका वो हुआ 2002 के अंदर। आगे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एनएचबी जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे? न्यू दिल्ली। आगे, व्हेन डिड द एनएचबी स्टार्टेड ऑपरेशन? जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसने अपना ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया जुलाई 1988 से।
आगे एनएचबी को सेटअप किया गया इन इंडिया एज ए होली ओन्ड सब्सिडी। एनएचबी जो है वो होली ओन्ड सब्सिडी थी पहले किसकी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे ओपन मार्केट ऑपरेशन एक मेजर है, एक तरीका है आरबीआई के पास में जिसके माध्यम से वो कंट्रोल करता है क्रेडिट एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आरबीआई जो वो क्या करता है? सेल एंड परचेज करता है किसका? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। आगे द परफॉर्मेंस ऑफ विच स्कीम डज द नेशनल हाउसिंग बैंक मॉनिटर। मतलब कौन सी स्कीम की जो परफॉर्मेंस है जिसके माध्यम से आप जिसको एनएचबी जो है वो क्या करता है? मॉनिटर करता है। तो वो क्या है जी आपका? द परफॉर्मेंस ऑफ विच स्कीम डज द एनएचबी, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो कौन सी स्कीम को मॉनिटर करता है? तो वो है उसका गोल्डन जुबली रूरल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। इसका जो मॉनिटरिंग है वो कौन करता है? आपका एनएचबी करता है। ये लर्न करके जाना आप इसको। आगे व्हेन वाज द एनएचबी एक्ट। एनएचबी का जो एक्ट है वो पास कब किया? वो पास हुआ था 1987 में। आगे विच बैंक इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द फाइनेंसिंग फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड। तो इंडिया के अंदर जो है वो फॉरेन ट्रेड के लिए कौन सा स्पेशल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया? वो है आपका एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? यूपी लखनऊ के अंदर। सी Which one of the following development financial institution in India has started special refinance scheme for the resettlement and rehabilitation of voluntary retired worker of the National Textile Corporation। तो ये थे जी आपके कौन? सिडबी। सिडबी ने सबसे पहले जो है ये स्कीम स्टार्ट करी थी जिसके अंदर उसने जो है वो क्या किया? रीफाइनेंस फैसिलिटी जो प्रोवाइड करना शुरू किया था। किनको? जो नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड वर्कर्स थे उन लोगों को। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है? सबसे पहला बोलता है जी आपका सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक था, ठीक है, इसको सेटअप किया गया। ये होली ओन्ड सब्सिडियरी था किसका? आरबीआई का। सर ये होली ओन्ड सब्सिडियरी था किसका? आईडीबीआई का। आईडीबीआई जो कि अपेक्स बैंक था किसका? इंडिया के अंदर जो है जो इंडस्ट्री है उनके लिए अपेक्स बैंक कौन था? आईडीबीआई। तो उसने छोटी इंडस्ट्री का जिम्मा जो है वो सौंपा था किसको? सिडबी को। ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा सिडबी हैज टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड मैनेज बाय द आईडीबीआई। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। पहले आईडीबीआई का एक फंड था और उस फंड को टेक ओवर कर लिया किसने? सिडबी ने। और अब सिडबी जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री का जो है वो क्या बन गया? अपेक्स बैंक बन गया। तो जो ओनली सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है। Which of these DFI are primarily set up for the development of the micro, small and medium enterprise? तो वो था कौन? आपका सिडबी। Which one among the following promoted the concept of self help group? इनमें से कौन जो है वो प्रमोट करता है एसएचजी का फॉर्मूला फॉर फाइनेंसिंग द पुअर? ठीक है, वो है आपका नाबार्ड। नाबार्ड के अंदर ये स्कीम जो है वो स्टार्ट किया गया था विद ए व्यू टू एनकरेज न्यूअर क्लास ऑफ द एंटरप्रेन्योर। मतलब नए नए लोगों को क्या करने के लिए? उनको एनकरेज करने के लिए कि आप आए, ठीक है, और अपना नया नया वेंचर जो है वो स्टार्ट करें। एंड ब्रिंगिंग अबाउट वाइडर डिस्पर्सल ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। आईडीबीआई ने ऑपरेट किया एक स्पेशल स्कीम जिसमें वो सप्लीमेंट करेगा, पैसा प्रोवाइड करेगा इक्विटी कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट मेड बाय स्मॉल एंड न्यू एंटरप्रेन्योर। इस स्कीम को बोलते हैं सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। ध्यान रखना, सीड कैपिटल मतलब जो शुरुआत में पैसा चाहिए होता है ना, उसके लिए एक स्कीम जो आईडीबीआई ने स्टार्ट करी है ताकि नए नए लोग जो है जिनके पास आइडिया है लेकिन उनके पास अभी फंडिंग नहीं है तो उनको आईडीबीआई फंडिंग प्रोवाइड करेगा। वो है आपका सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। Which of the following category the RBI has decided to merge NBFC into a single category to provide greater operational flexibility to the non-banking lender? कौन कौन सी कैटेगरी थी जिसको आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम उनको क्या करेंगे? एनबीएफसी की एक सिंगल कैटेगरी में मर्ज करेंगे। वो थी एसेट फाइनेंस कंपनी, ये भी लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को जो है वो मर्ज करके अब इनको हम किस नाम से पुकारते हैं? एनबीएफसी के नाम से। Which one of the following statement is or are correct? करेक्टरिस्टिक ऑफ द एनबीएफसी। इनमें से कौन से एनबीएफसी के करेक्ट करेक्टरिस्टिक है आपको ये बताना है। सबसे पहले नंबर पे जो है वो आया एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट। एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। एनबीएफसी जो है वो पीएसएस का जो है वो पार्ट नहीं है। एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। ये बात भी सही है। डीआईसीजीसी जो है इस नोट डीआईसीजीसी की जो गारंटी है वो अवेलेबल नहीं है टू डिपॉजिटर ऑफ द एनबीएफसी अनलाइक इन केस ऑफ बैंक। बिल्कुल सही बात है। अभी देखो आपका खाता बैंक के अंदर जमा है, आपका मतलब एक खाता है बैंक के अंदर और उसके अंदर कोई पैसे पड़े हैं। अगर कल को बैंक दिवालिया हो जाएगा तो डीआईसीजीसी जो है वो हर अकाउंट होल्डर को 5 लाख रुपए तक का उसका जो है बीमा रहता है। लेकिन ये स्कीम जो है डीआईसीजीसी की जो इंश्योरेंस स्कीम है ये आपके एनबीएफसी के जो बोरोवर्स है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये तीनों की तीनों बातें रिगार्डिंग द एनबीएफसी के करेक्ट है।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट परमिसिबल फॉर एनबीएफसी, इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो एनबीएफसी के लिए परमिसिबल नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा काम है जो एनबीएफसी नहीं कर सकता। लोन एडवांस कर सकता है, शेयर एक्वायर कर सकता है, इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है, कंस्ट्रक्शन और इमूवेबल प्रॉपर्टी ये नहीं कर सकता। एक एनबीएफसी एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन डेट हैज ए प्रिंसिपल बिजनेस, जिसका मेन जो काम है वो है रिसीव करना डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट इन वन लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो उसको जो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी। क्या बोलते हैं इसको? रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी। तो एक ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसका मेन जो काम है वो क्या है, रिसीव करना डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इन, या तो वो एक बार में पैसा रिसीव करता है, ठीक है, या धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट पैसा रिसीव करता है, तो वो जो स्कीम है उस एनबीएफसी को क्या बोलते हैं? रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी। When is a financial activity considered as a principal business of an entity? इसमें से कब, किस कंडीशन के अंदर जो फाइनेंशियल एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है उसको प्रिंसिपल बिजनेस मानते हैं? अगर फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट करती है मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी एसेट है उसका 50% या उससे ज्यादा जो है फाइनेंशियल एसेट है, तो हम मानेंगे कि आपकी द्वारा की जा रही एक्टिविटी जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है। ये सही है। दूसरा, जो इनकम जनरेट किया गया फाइनेंशियल एसेट से वो मतलब कम से कम 50% आपकी टोटल इनकम का, तो हम मानेंगे कि आप जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी से पैसा कमा रहे हैं। सही है। इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 40%, नहीं 40 नहीं 50% की कंडीशन है। आंसर क्या आएगा? ए एंड बी, बोले तो बोथ, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट है जो आरबीआई यूज करते डिटरमाइन करने में वेदर ए कंपनी इज नॉट ए कंपनी इज नॉट ए फाइनेंशियल इन ए फाइनेंशियल बिजनेस, मतलब आरबीआई किस टेस्ट को यूज करता है जिसमें वो ये डिसाइड करता है कि ये कंपनी फाइनेंशियल बिजनेस में है या नहीं है? वो है आपका 50-50 टेस्ट। ऊपर जो अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन देखा है उसी से रिलेटेड है, जिसमें एसेट और इनकम इन क्राइटेरिया के बेस पर हम लोग जो चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द एनबीएफसी, इनमें से कौन सी बात जो है वो फॉल्स है? किसके रिगार्डिंग? एनबीएफसी के रिगार्डिंग। पहला, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, ये तो ट्रू है। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पीएसएस, ये भी ट्रू है। एनबीएफसी के जो डिपॉजिट एनबीएफसी के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनके ऊपर डीआईसीजीसी जो है, ठीक है, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, ये भी ट्रू है। एनबीएफसी कैन नॉट अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस, फॉल्स, एनबीएफसी इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है। विच एजेंसी रेगुलेट एंड सुपरवाइज एनबीएफसी, एनबीएफसी को जो है वो रेगुलेट या सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या करेक्ट है? पहला, एनबीएफसी डज नॉट होल्ड ए बैंकिंग लाइसेंस, एनबीएफसी के पास में जो बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, सही है। एनबीएफसी कैन इशू डिमांड ड्राफ्ट लाइक बैंक, नहीं, ये गलत है। आंसर क्या आएगा? 1 इज करेक्ट ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या करेक्ट है? सबसे पहला, चिट फंड एक तरह का एनबीएफसी है, ये बात एकदम जो है वो क्या करेक्ट है। जितने भी एनबीएफसी है आर रूल्ड बाय आरबीआई, नहीं, ये बात जो है वो क्या रॉन्ग है। आरबीआई ने ये बोला, आरबीआई सेड एनी परचेज ऑफ ए स्टेक ऑफ 26% और मोर इन ए कंपनी और चेंज इज मोर देन 30% ऑफ ए डायरेक्टर, तो उसके लिए जो है वो पहले आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, ये बात एकदम क्या सही है। तो आंसर क्या आएगा? 1 एंड 3, बोले तो सी ऑप्शन। आगे, विद रेफरेंस टू द एनबीएफसी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सबसे पहला, दे कैन ऑफर एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू देयर फाइनेंशियल कैपेसिटी, मतलब अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से कोई भी रेट ऑफर कर देंगे, नहीं, ये बात जो है वो क्या गलत है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट डीपेबल ऑन डिमांड, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। आंसर क्या आएगा? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द निधि कंपनी, निधि कंपनी के बारे में कुछ बातें बोली गई है, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला, निधि कंपनी बोरो करती है, लैंड करती है टू द मेंबर्स ओनली, ये बात एकदम सही है। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट एंड आर रेगुलेटेड बाय द एमसीए, ये बात भी सही है। दे आर इंक्लूड अंडर एनबीएफसी एंड आल्सो रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। तो तीनों की तीनों बातें रिगार्डिंग द निधि कंपनी क्या है? सही है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव यूटीआई, इनमें से कौन सा यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव नहीं है? सबसे पहला, टू गिव एनीवन ए चांस टू इनडायरेक्टली ओन शेयर एंड सिक्योरिटी इन ए लार्ज नंबर ऑफ सिलेक्ट कंपनी, ये तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है। यूटीआई जो है वो एक तरीके का म्यूचुअल फंड जिसने बेसिकली जो है वो क्या दिया, पब्लिक को मौका दिया कि अगर आप जो है कंपनीज के शेयर में जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, और जब वो पूल जो होगा, जो इकट्ठा पैसा जो लोगों से हमने कलेक्ट कर लिया उसको हम फिर आगे कंपनी में लगाएंगे, तो ये तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, टू मैक्सिमाइज मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल सेविंग बाय मेकिंग इंश्योरेंस लिंक सेविंग एडिक्वेटली अट्रैक्टिव, जो मतलब उसको इंश्योरेंस लिंक सेविंग करेंगे, नहीं मार्केट से लिंक करते हैं, तो ये आपका इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक चैनलाइज करना द पूल्ड सेविंग, जो पैसा हमने इकट्ठा किया, ठीक है, उसको प्रोडक्टिव जगह पे लगाएंगे, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। मोबिलाइज करना सेविंग ऑफ द कम्युनिटी बाय ऑफरिंग सेवर द ट्रिपल बेनिफिट ऑफ सेफ्टी,
लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये बी जो है इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। आगे, सेबी वॉज नोट एंट्रस्टेड विद द फंक्शन ऑफ, सेबी जो है उसको उसके काम के दायरे में क्या चीज नहीं आती। सेबी जो है इन्वेस्टर को प्रोडक्शन करता है, यस। एंश्योर करता है फेयर प्रैक्टिस बाय द कंपनी, यस। प्रमोट करता है एफिशिएंट सर्विस बाय ब्रोकर, यस। सेबी इंप्रूव करता है अर्निंग ऑफ इक्विटी होल्डर, नहीं, ये सेबी के दायरे में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंस कंपनी, इनमें से कौन सा फाइनेंस कंपनी नहीं है। हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, ये फाइनेंस कंपनी है। इल्डा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काम करती है, ये फाइनेंस कंपनी नहीं है। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिजर्व, जो आप इंटरनेशनल रिजर्व मेंटेन करते हैं, मतलब हमारी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, बोले तो आरबीआई, वो क्या करता है, इंटरनेशनल रिजर्व मेंटेन करता है, तो उसमें क्या क्या चीज नहीं आती है। एसडीआर आते हैं, रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ आती है, मॉनेटरी गोल्ड आता है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट लाइक टी बिल हो गया, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ये आते हैं नहीं, तो आंसर क्या आएगा, डी। ओके जी सर। लो, ये आज की इस वीडियो के अंदर हमने 43 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे, तो 3 वीडियो हमने इसके ऊपर लगाया। मैंने आपको बोला था कि लगभग हर यूनिट के हम 500 550 क्वेश्चन करके जाएंगे, तो पहली में हमने 40 किए, दूसरी में 43 और तीसरी में 43, तो ये अपने 126 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो नेक्स्ट 40 या 42 क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छे लगे अच्छे से कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और बाकी अभी बैचेस जो है नेट का भी और साथ में जो एचपीएससी का है वो चल रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी ये सब चीजें आपको हमारी मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके जी, चलो एक बार इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।